तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे द्वारा इस समय RO 2023 री एग्ज़ाम और PCS प्री 2024 इन दोनों के लिए GS का कंबाइंड बैच चलाया जा रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दोनों की प्लेलिस्ट दे दी है। आप जाकर अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत और बेहतर बनाना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आपको बता दें कि भौतिक विज्ञान में घटना चक्र के पूर्वालोकन सीरीज में ये इसका तीसरा पार्ट है। ठीक है, अगर इससे पहले कि आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाकर उन दोनों पार्टों को भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। तो कंप्यूटर अपनी शक्ति किससे प्राप्त करता है? देखिए इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उपयुक्त सभी से। तो इसमें उपयुक्त सभी में क्या क्या है? देखिए अपनी गति से, शुद्धता से और स्मृति से। ठीक है, तो कंप्यूटर अपनी शक्ति किससे प्राप्त करता है? इन तीनों चीज़ों से प्राप्त करता है, इसलिए यहाँ पर आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टक्सनेट वर्म कृमि है। ठीक है, तो ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टक्सनेट वर्म क्या है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, यानी कि नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजो को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये स्टक्सनेट क्या है? ये जो है नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजो को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम था। ठीक है, यही ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। तो लिखित प्रोग्राम कौन सा होता है जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसका सही आंसर हो जाएगा सी, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के ही कारण जो है कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। तो देखिए एक तरफ जो है ये कुछ यानों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उसके क्या उद्देश्य थे, किस प्रकार का यान था, ये दिया गया है। ठीक है, तो हमको इन दोनों सूची को सुमेलित कराना है, तो हम डायरेक्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपका समय बचे। ठीक है, तो देखिए क्यूरोसिटी किस लिए भेजा गया था? तो ये नासा के मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन के तहत नवंबर 2011 में फ्लोरिडा से एटलस 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान था। ठीक है, तो देखिए ये जो है क्यूरोसिटी था, ये एक तो नासा द्वारा भेजा गया था। कब भेजा गया था? 2011 में भेजा गया था। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये एटलस 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। और किस लिए भेजा गया था? तो ये मंगल ग्रह पर अन्वेषी अंतरिक्ष यान था, मंगल ग्रह पर खोज करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, चलिए नीचे देखिए आगे है मैसेंजर। तो मैसेंजर का क्या उद्देश्य था? देखिए ये बुध ग्रह की सतह, भू रसायन और अंतरिक्ष पर्यावरण के अध्ययन हेतु 2004 में नासा द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान था। ठीक है, तो देखिए मैसेंजर जो था ये मूलतः बुध ग्रह की सतह पर खोज करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, और ये भी नासा के ही द्वारा भेजा गया था। ठीक, चलिए आगे क्या है? आगे है रुस्तम 1 किस लिए भेजा गया था? तो देखिए ये DRDO द्वारा भेजा गया था। ठीक है, जो कि भारत का DRDO है उसके द्वारा भेजा गया था। DRDO की बेंगलुरु स्थित इकाई एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित मानव रहित विमान था। ठीक है, तो ये रुस्तम 1 जो था ये DRDO द्वारा विकसित मानव रहित विमान था। ठीक है, चलिए आगे है आकाश 2। तो आकाश 2 क्या था? यह विश्व के सबसे सस्ते टैबलेट कंप्यूटर आकाश का नव संस्करण था। ठीक है, तो ये विश्व के सबसे सस्ते टैबलेट का नव संस्करण था, यानी नया संस्करण था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि डाविंसी प्लस और वेरिटस नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित हैं। तो डाविंसी प्लस जो है, ये डाविंसी प्लस और ये वेरिटस, ये नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। ठीक है, शुक्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कथन और कारण से। ठीक है, अगला प्रश्न कथन और कारण से है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कथन दिया गया है कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है। ठीक है, ये कथन कर रहा है। कारण क्या दिया गया है यहाँ पर?
कारण दिया गया है कि जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती है, ठीक है। ये कारण दिया गया है। तो हमको देखना है कि इसमें से आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कथन और जो कारण दिया गया है ये दोनों आपके सही हो जाएंगे और कथन जो कारण जो है ये कथन की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है, ठीक है, एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है तो ये कितना होता है, ये होता है आपका 24 घंटा, ठीक है, 24 घंटा आवर्तकाल उसका होता है। यानी कि देखिए यहाँ पर दिया गया है, आप समझने का प्रयास करिए। देखिए भू स्थिर, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे भूमि जो पृथ्वी है वो जैसे जिस प्रकार से उसका आवर्तकाल होता है, जिस प्रकार से वो जो है परिक्रमा करती है या परिभ्रमण करती है, उसी प्रकार से कोई उपग्रह अगर उसके साथ जो है स्थित उस पर छोड़ा जाता है पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में, तो वो भी पृथ्वी के ही अनुसार अपना उसके साथ रोटेट होता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो है आवर्तकाल 24 घंटा होता है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया कि एक भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमा करता है, ठीक है। भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल यानी उसका जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो 24 घंटे होता है, ठीक है। तो पृथ्वी के ही अनुसार उसका भी परिभ्रमण काल होता है। तो ये देखिए कितने किलोमीटर ऊंचाई पर छोड़ा जाता है पृथ्वी से, 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। यहाँ पर संस्थाएं दी गई हैं और यहाँ पर उसके स्थान दिए गए हैं, ठीक है। कौन सी संस्था किन स्थान पर स्थित है इसे हमको मैच कराना है। तो हम डायरेक्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपका समय बचे, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया कि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में स्थित है। IUCA ये आपका जिसका फुल फॉर्म है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। ये इसका कहाँ सेंटर है, तो ये पुणे में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ है, तो ये पुणे में है। उसके आगे दिया गया है कि IUAC, ठीक है, IUAC यानी इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। और आगे दिया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो हमको बताना है कि जो यहाँ पर दिए गए हैं कुछ अंतरिक्ष कुछ केंद्रों के नाम दिए गए हैं और वो कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। तो इसको हमको बताना है कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ए में दिया गया कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, तो ये सही है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। आगे दिया गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी आगे दिया गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, तो ये सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यही आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसकी व्याख्या देखिए दिया गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो उपग्रह केंद्र जो कि वर्तमान नाम इसका UR राव उपग्रह केंद्र की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। यह केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक है। कहाँ पर अवस्थित है, ये बेंगलुरु कर्नाटक में अवस्थित है। जबकि दिया कहाँ गया था उत्तर में, ये श्रीहरिकोटा में दिया गया था, इसलिए इसका आंसर गलत था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, ठीक है। तो किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह जेट इंजन कार्य करता है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अगस्त 2016 में चीन ने मीसियस उपनाम से एक प्रणाली विकसित की जो, ठीक है। तो 2016 में चीन ने मीसियस उपनाम से एक प्रणाली विकसित की थी। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है, ठीक है। ये क्या था, मीसियस जो है क्या था इसमें, मीसियस आपका एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्टेटेलाइट होता है, ठीक है। स्टेटेलाइट होता है, स्टेटेलाइट क्या होता है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित जो वायुपोत होता है उसी को स्टेटेलाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि GSLV D2 जो हाल ही में कच्छ में प्रक्षेपित किया गया, ठीक है, तो वो क्या था। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर देखिए यहाँ पर घटना चक्र ने आपका स्टार लगा दिया है। ठीक है, तो आइए इसकी व्याख्या देख लें, व्याख्या देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए दिया गया व्याख्या में कि GSLV भारत का स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपयान है। यह त्रिचरणीय यान इनसेट 2 श्रेणी के उपग्रहों यानी कि 2000 से लेकर 2500 किलोग्राम केजी को भू समकालीन स्थानांतरण कक्षा जिसको GTO कहा जाता है में स्थापित करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये जो GSLV है ये भारत का स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान था। ठीक है, और ये जो है त्रिचरणीय यान था। ठीक, और इनसेट 2 श्रेणी के उपग्रहों यानी जिसका भार जो है 2000 से लेकर अगर 2500 किलोग्राम है तो ये आराम से उसको स्थापित कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दिया गया है कि GSLV D2 इस यान की द्वितीय विकासात्मक परीक्षण उड़ान थी। इसके द्वारा 1825 किलोग्राम वजनी संचार उपग्रह GSAT-2 को कक्षा में स्थापित किया गया। यह उड़ान 8 मई 2003 को संपन्न हुई थी। ठीक है, तो ये 8 मई 2003 की बात है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की थी। ठीक है, तो नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी सोफिया। जो सोफिया है इसी अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। देखिए यहाँ पर कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर वहाँ उन स्थानों पर कौन सा कार्य होता है यानी किस लिए वो प्रसिद्ध है वो दिया गया है। ठीक है, तो हमको सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कराना है। तो आइए हम इसकी डायरेक्ट व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपका समय बचे। ठीक है, चलिए तो देखिए दिया गया काकरापार। काकरापार में क्या है, तो काकरापार ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, पोखरण किस लिए फेमस है, तो ये परमाणु बम विस्फोट स्थल है। थुम्बा किस लिए है, तो ये रॉकेट प्रमोशन केंद्र है। श्रीहरिकोटा किस लिए फेमस है, तो ये उपग्रह प्रमोशन स्टेशन है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया त्रिशूल सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र, ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी ये सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। नाग ये प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र दिया गया है, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ये एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र है, रॉकेट है। ठीक है, और ये जो है पिनाका ये हल्का वायु उद्धक दिया गया है जो कि ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नाग जो है ये प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया कि नाग जो है ये दागो और भूल जाओ, ठीक है, फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर संचालित होने वाली तृतीय पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली, जबकि त्रिशूल क्या है, देखिए ये नाग तो एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक, दागो और भूल जाओ, और त्रिशूल क्या है, तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, और जबकि पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और पिनाका क्या है, तो पिनाका एक बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, पिनाका क्या है, बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है यहाँ पर। तो आइए देख लेते हैं, इसकी हम डायरेक्ट व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपका समय बचे। ठीक है, तो देखिए दिया गया है त्रिशूल क्या है, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, त्रिशूल क्या है, यह सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 8 से 9 किलोमीटर है। ठीक है, और पृथ्वी क्या है, तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि क्या है, तो अग्नि माध्यमिक परास बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, और नाग क्या है, तो नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक, अभी आपने पढ़ा नाग क्या है, एंटी टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उस प्रक्षेपास्त्र का नाम बताएं जिसका परीक्षण भारतीय वैज्ञानिक व रक्षा अधिकारियों ने
27/1/96 को चांदीपुर से किया था। ठीक है, तो देखिए ये 2006 का प्रश्न है, बहुत पुराना प्रश्न है। फिर भी हम चूँकि रिपीट क्वेश्चन को देख रहे हैं, पुराने प्रश्नों को देख रहे हैं, तो हम देख लेते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ये पृथ्वी द्वितीय का परीक्षण किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक ब्रह्मोस पराध्वनिक मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी भारत ने संयुक्त रूप से किसके साथ विकसित की है? तो ये किसके साथ विकसित की है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ये रूस के साथ विकसित की है। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रह्मोस है, तो ब्रह्मोस क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एक प्रक्षेपास्त्र है, यानी कि एक क्या है? एक मिसाइल है। ठीक है, ब्रह्मोस क्या है? ये मिसाइल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 18 अक्टूबर 2020 को भारत ने निम्नलिखित में से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? तो 18 अक्टूबर 2020 को भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नौसेना प्रारूप का। ठीक है, इसी का 2020 में भारत ने सफल परीक्षण किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? तो पूरे विश्व की सबसे विशालतम दूरबीन कौन सी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आइस क्यूब। आइस क्यूब जो है ये विश्व की विशालतम दूरबीन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप के इंजन का आविष्कार आप लोग जानते ही होंगे, किसने किया था? तो ये जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? ठीक है, तो एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रॉन्टजेन ने किया था। ठीक है, रॉन्टजेन ने एक्स किरणों का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को उनकी खोज के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ खोजों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि आपका ट्रांजिस्टर, डायोड, एसएमडी और इंटीग्रेटेड परिपथ। ठीक है, आईसी जिसको कहा जाता है। तो इसको जो है क्या करना है, हमको कालक्रमानुसार इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, तो देखिए सी में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया BADC। ठीक है, तो BADC में क्या है आपका? पहले नंबर पर बी हो जाएगा। ठीक है, पहले नंबर पर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, फिर दूसरे पर ए हो जाएगा, तीसरे पर डी हो जाएगा और चौथे पर सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका कालानुक्रम होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इसकी व्याख्या में दिया गया है कि डायोड कब बना था? तो ये 1904 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, ट्रांजिस्टर की खोज कब की गई थी? इसकी खोज 1947 में की गई थी। आईसी की खोज कब की गई थी? तो ये 1958 में की गई थी। और एसएमडी इसकी खोज कब की गई थी? तो ये 1960 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो 28 फरवरी को किस लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, रमन प्रभाव दिवस। ठीक है, तो 28 फरवरी के ही दिन सीवी रमन जी ने आपका रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए इस दिन 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन को उनके कार्य पर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किस वर्ष इनको सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1930 में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? ठीक है, तो भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, होमी जे भाभा को। ठीक है, होमी जे भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया है कि होमी जहांगीर भाभा भारतीय नाभिकीय भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है। तो बहुचर्चित गॉड पार्टिकल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हिग्स बोसान है। ठीक है, हिग्स बोसान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि इसमें मूलभूत कण कौन सा है? तो इसमें मूलभूत कण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्वार्क है। क्वार्क जो है क्या है? ये एक मूलभूत कण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आइसो बार वायु दाब इससे नापा जाता है, ये सही है। आइसो हाइट, इससे ऊंचाई नापी जाती है, ये भी सही है। आइसो हेलाइन से यहाँ पर दिया गया कि बर्फ वर्षा नापी जाती है, तो ये गलत है। और आइसो बास से गहराई नापी जाती है, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि आइसो हेलाइन समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आइसो हेलाइन से क्या नापा जाता है, ये समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है। आइसो बार ये समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाता है, ठीक है। और आइसो हाइट क्या है, तो ये समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाता है। और आइसो बात क्या है, तो ये समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को दिखाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसकी व्याख्या रही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है। तो एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या होता है, इसका सही आंसर है ए, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन। चलिए अगला प्रश्न है कि एटीएम से तात्पर्य है। तो एटीएम से क्या तात्पर्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो दिया गया है ये डी, ठीक है, डी FW टेलर जो हैं ये वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल, जिसको कि एजीमत कहा जाता है, में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। तो ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने वाला यंत्र कौन सा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, थियोडोलाइट, ठीक है। थियोडोलाइट इसको नापने का यंत्र होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है, ठीक है। तो किसके घनत्व मापन में होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, धुआं के घनत्व मापन में होता है, ठीक है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग धुएं के घनत्व मापन में किया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप सब तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।